अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक और एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्नलिंग पाथवे को और सिग्नल ट्रांसडक्शन को। ये मिले जुले नाम है। आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कह सकते हैं, इशारती रास्ते या इशारती रास्ता। ये लाइफ साइंसेज के अंदर इसका मतलब क्या होता है और इसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और एक दो सिग्नलिंग पाथवे की एग्जांपल के साथ इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें जिंदगी को कैसे कंट्रोल करती हैं। सिग्नलिंग पाथवे को समझने के लिए हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि जो जिंदगी है ना, इटसेल्फ जो है लाइफ, वो बहुत सारे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स की वजह से काम करती है। यानी कि जिंदगी को चलाए रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक चीज ये होती है कि जिंदगी एक बाउंड्री में कन्फाइंड होती है और उसके बाहर वाली जगह को कहते हैं एनवायरनमेंट। जिंदगी को जिंदा रहने के लिए एनवायरनमेंट के साथ मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये काम हम अपने हवा से खमसा से करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी चलती है। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जिंदगी के लेवल के ऊपर तो हमें समझ आता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी का जो असास है, बुनियाद है, वो सेल्स हैं, खुलियात हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर खुलियात भी अपनी दुनिया के अंदर अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ कम्युनिकेट करते होंगे। यानी कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ किसी तरह से राब्ता रखता होगा, कम्युनिकेट करता होगा। ये कम्युनिकेशन कई तरह से होती है। मसलन एक सिंपल तरीका तो कम्युनिकेट करने का ये है कि एक सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करे और वो केमिकल जाकर एक और सेल को टच करे, वो उस केमिकल को रिसीव करे और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। एक और तरीका ये हो सकता है कि एक सेल फिजिकली किसी सेल के साथ टच करता है और उसके साथ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। इसको ऐसे जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इसको ये कॉम्प्लिकेटेड नामों से घबराने की जरूरत नहीं है। एक तीसरा तरीका होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। एक सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो केमिकल चला जाता है खून की नालियों में, और खून की नालियों से सफर करता हुआ करता हुआ करता हुआ बहुत दूर किसी और मकाम पर कोई टारगेट सेल होता है जो इस केमिकल को इसको महसूस कर सकता है, इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसको पकड़ सकता है और फिर वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो आपने सुना होगा। लेकिन आज का जो बुनियादी टॉपिक है जिसमें मैं मखसूस बात करूंगा, वो इस केमिकल सिग्नल को ये सेल महसूस कैसे करता है और उसके बाद सेल इसके आगे किस तरह से अपनी अपने काम को इससे आगे कैसे चलाता है, जिसको यानी कि सिग्नलिंग पाथवे क्या होते हैं और सेल कैसे इस कम्युनिकेशन को महसूस करता है और उस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो कमिंग बैक टू द बेसिक्स वंस अगेन, एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस बना लेते हैं। दिस इज द लाइक द न्यूक्लियस, जिसमें बहुत सारा डीएनए होता है। डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो अलग अलग किस्म के काम करते हैं। ये 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 जीन्स अलग अलग किस्म की जॉब्स करते हैं। कोई सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, कोई एपोप्टोसिस को कंट्रोल करता है, कोई सेल्स की होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को पता नहीं क्या क्या करते हैं। सबसे बाहर जो सेल्स की बैरूनी परत होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके ऊपर बहुत सारे खास किस्म के प्रोटीन्स लगे होते हैं जहां से सेल सिग्नलिंग का आगाज होता है। जो सबसे बैरूनी परत पे जो प्रोटीन्स लगे होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें कहते हैं रिसेप्टर। वैसे आप इसका उर्दू वाला नाम भी जरूर तजवीज करें और जरूर रखें। ये रिसेप्टर किसी केमिकल्स को सिग्नल को पकड़ सकता है, किसी केमिकल सिग्नल को कैच कर सकता है। हर एक रिसेप्टर एक मखसूस किस्म के सिग्नल को कैच कर सकता है। आमतौर पर रिसेप्टर का नाम सिग्नल के नाम, केमिकल के नाम से जुड़ा हुआ है। मिसाल मैं दिखाता हूँ, इसको इसको लोग लाइगेंड भी बोलते हैं। इसको लाइगेंड भी, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर इंसुलिन एक केमिकल सिग्नल है ना, इंसुलिन, तो इसके रिसेप्टर का नाम होगा इंसुलिन रिसेप्टर। समझे? कहीं पर ग्रोथ फैक्टर एक सिग्नल है तो उसके रिसेप्टर का नाम होगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। कहीं पर एस्ट्रोजन एक एक केमिकल स्टिमुलाई या लाइगेंड है तो उसके रिसेप्टर का नाम होगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये इसी तरह से अक्सर काम करता है। बहरहाल, रिसेप्टर एक प्रोटीन होती है जिसकी एक तय सेल से बाहर होती है, इसकी दूसरी साइड जो है वो सेल के अंदर की तरफ होती है।
जो साइड इसकी सेल के अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं साइटोसोलिक पार्ट ऑफ द प्रोटीन। ये इसकी साइटोसोलिक साइड है। आमतौर पर जो साइटोसोलिक साइड होती है ना, ये एक एंजाइम होता है। अब आप समझ सकते हैं एंजाइम्स क्या करते हैं। एंजाइम किसी न किसी सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आमतौर पर एंजाइम्स का यही काम होता है। लेकिन ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है। जब ये लाइगेंड इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो इस बाइंडिंग के नतीजे में इस रिसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन बदलती है और ये इनएक्टिवेटेड इनर साइड जो है ये एक्टिवेट हो जाती है। और आमतौर पर मैंने कहा कि ये एक एंजाइम होता है, और कभी ऐसे फॉस्फेटेजेस होते हैं, ये किसी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देते हैं या एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। बहरहाल ये जो भी करते हैं, ये किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे या उसको एक्टिवेट कर देंगे। इनएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट को फॉस्फोरिलेट करके एक्टिवेट कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जो है वो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट होता है, तो फॉर एग्जांपल एक्टिवेट होने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल अब डायमराइज कर सकता है। ये सबके दौरान ऐसा नहीं होता, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये एक्टिवेट होने के बाद डायमराइज, अगर एक्टिवेट नहीं है तो डायमराइज नहीं कर। अच्छा, ये डायमराइजेशन कब होगी? जब ए एक्टिवेट होगा। ए एक्टिवेट कब होगी? जब उसको पी मिलेगा, और पी कहां से आएगा? एस से, और ये काम ये एंजाइम करेगा। एंजाइम जब एक्टिव तब होगा जब इस रिसेप्टर को स्टिमुलस रिसीव करेगा। तो इस तरीके से एक स्टिमुलस या लाइगेंड सेल्स के अंदर साइटोसोलिक रीजन में ये चेंजेस कर देता है। अब ये डायमेरिक फॉर्म जो है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। आमतौर पे ऐसा होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियोपोर्स होती हैं उसके अंदर से ये वाली इस डायमेंशन में इसके अंदर से ये गुजर सकता है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये डीएनए के ऊपर अपनी टारगेट लोकेशंस को ढूंढती हैं और अपनी टारगेटेड लोकेशन पे जाकर ये बाइंड कर जाती हैं। जब ये अपनी टारगेटेड लोकेशन पे बाइंड करेंगी तो इन जीन्स को एक्टिवेट कर देंगी। जब ये जीन्स एक्टिवेट होंगे तो ये मैसेंजर आरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन से। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, और उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए अब ट्रांसलेशन होगी इसकी, और इसकी ट्रांसलेशन के नतीजे में आप गैस करें क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। और वो प्रोटीन क्या करेगा? अपना काम यानी कि अपना फंक्शन जो है वो एक्सिक्यूट कर देगा। फर्ज करते हैं कि ये जो फंक्शन है इस प्रोटीन का वो है सेल डिवीजन। फर्ज करते हैं ये फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन। अब आप इस सारी कड़ी को मिलाएं कि किस तरीके से एक सेल जो है वो एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है। एक स्टिमुलस या लाइगेंड जो है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, रिसेप्टर में चेंजेस आती हैं, वो किसी मॉलिक्यूल को साइटोसोलिक साइट पे एक्टिवेट करता है, उसको सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं। वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। वैसे दरमियान में कभी कभार ये मैसेज एम्पलीफाई भी होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। कई मॉलिक्यूल इसके असर को बढ़ा भी देते हैं, लेकिन खैर वो इतनी डिटेल हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये उसके बाद ये कुछ मॉलिक्यूल में चेंजेस करते हैं, जिसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल इस काबिल होते हैं कि वो न्यूक्लियस की जैसी टेरिटरी में जा सकते हैं और वहां पर जाकर अपने टारगेटेड जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर टारगेटेड जीन्स वो वाले थे जो सेल डिवीजन करवाते हैं। तो वंस अगेन, अगर ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, ये प्रोटीन बनाएगा और सेल को पुश करेगा टू गो फॉर द सेल डिवीजन। तो इस लाइगेंड के आने से सेल डिवाइड करेगा। इस तरीके से रिस्पॉन्ड। सम केसेस में लिगैंड के आने से सेल सेल साइकिल को स्टॉप कर देता है। समटाइम्स लिगैंड के आने से सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरह की बेशुमार किस्म की कम्युनिकेशन सेल दूसरे सेल के साथ करता है, जिसके नतीजे में जिंदगी जो है वो चलती है। चलें अब एक स्पेसिफिक मिसाल के साथ ना सिग्नलिंग पाथवे के फंक्शन को देखते हैं कि जिंदगी में सेल्स के अंदर कैसे बाहर से आने वाले सिग्नल को सेल रिसीव करने के बाद जो है वो एक फंक्शन जो है वो एक्सिक्यूट करता है। वैसे सिग्नल बाहर से भी आते हैं, सिग्नल सेल्स के अंदर से भी जनरेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब सेल्स जो है वो डीएनए डैमेज का शिकार होते हैं, ये ऐसा बेशुमार वजूहात की वजह से हो सकता है। सेल्स का जब डीएनए टूट जाता है, उसमें कोई एरर आता है, तो सेल्स इस सिचुएशन को एक बड़ी परेशानी के तौर पे लेता है और वो उस वक्त एक P53 एक प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये एक बड़ा फेमस प्रोटीन है। जब भी जो लोग कैंसर को पढ़ते हैं या सिग्नलिंग पाथवे को पढ़ते हैं, वो इसको जरूर इसका नाम जानते हैं और इसका काम जानते हैं। ये एक ट्यूमर सप्रेसर है और गार्डियन ऑफ जीनोम के नाम से ये मशहूर है। ये एक्चुअली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। इसके साथ MD M2 होता है इसके पास ना।
जो उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है। लेकिन जब सेल ये सेंस करता है कि डीएनए टूट गया है, किसी वजह से खराब हो गया है, तो वो फौरी तौर पर 3 बड़े-बड़े काम करता है। सबसे पहले वो P53 को एक्टिवेट करता है, MDM2 से अलग करता है, जिसके बाद P53 एक्टिवेट होता है और फिर वो अपने टारगेट जीन्स के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले P21 को एक्टिवेट करता है। P21 एक सेल साइकिल रेगुलेटर है जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। खास तौर पर वो G1S फेज के ऊपर यहाँ पर एक सेल साइकिल चेक पॉइंट है, वो इसको रेगुलेट करता है। तो एक बार जब P21 एक्टिवेट हो जाए तो ये सेल साइकिल के प्रोसीजर को ब्लॉक कर देता है इस स्टेज के ऊपर, ताकि सेल मजीद डिवाइड ना करें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि जो डीएनए डैमेज हुआ है ये किसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन ना हो जाए। तो कहीं ये गलतियां जो है जो डीएनए में आ गई हैं या आ जाएंगी तो वो कहीं हमेशा मुस्तकिल तौर पर आगे शिफ्ट ना हो जाए, अगली नस्ल में मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा सेल जो है वो सेल साइकिल को ब्लॉक कर देता है, पहला काम। दूसरा काम ये करता है कि वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म फिक्स करने की कोशिश करता है, एरर्स को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये कामयाब ना हो तो फिर P53 पाथवे P53 एक और प्रोटीन बैक्स के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। बैक्स जो है इसके ज्यादा होने के नतीजे में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसकी परमेबिलिटी बदल जाती है, उसमें पोर्स बड़ी बड़ी बन जाती हैं और उन पोर्स बनने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर मौजूद जो मटेरियल है वो बाहर गिर जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसमें सबसे फेमस जो है वो साइटोक्रोम सी है, जो बाहर आ जाता है, जो सेल्स के अंदर मौजूद प्रोटीएजेस खास तौर पर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेजेस 9, कैस्पेजेस 3 एंड 7, याद रखें ये प्रोटीएजेस हैं, ये प्रोटीन्स को काटने वाली चीजें हैं। तो अगर एक बार साइटोप्लाज्म में ये एक्टिवेट हो जाए तो साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन्स को काटना और तोड़ना शुरू कर देंगे, साइटोस्केलेटन सेल्स का उड़ा देंगे। सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना हुआ है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा और व्हाट हैपेंस, सेल अंदर से टूट जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा और इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक्शन है सेल का डीएनए डैमेज के बाद। अगर वो फिक्स नहीं हो तो इट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1 कि सेल डिवाइड नहीं करे ताकि एरर पास होना हो, नंबर 2 कि अगर वो एरर फिक्स नहीं हो तो सेल को मर जाना चाहिए फॉर द ग्रेटर गुड बाकी सारे सेल्स के लिए। तो इस तरीके से एक सेंस करने के बाद एक सिग्नल को एक सिग्नलिंग पाथवे जो है वो किस तरीके से अपने फंक्शन को एक्सिक्यूट करता है। तो ये एक इसकी एग्जांपल है। लेकिन एक सेल जो है वो किसी एक सिग्नलिंग पाथवे पे मिलकर नहीं बना होता है, वो बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज को जो है वो पे मुश्तमिल होता है, जो मिलकर सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ये बड़ी मुश्किल से दिखने में लगती है लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सारे के सारे सिग्नलिंग पाथवे एक ही असूल के तहत चल रहे हैं। इसमें एक रिसेप्टर प्रोटीन होगा, जैसे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है यहाँ पर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है यहाँ पर, और उसी तरह से ये बाहर से किसी लिगेंड को रिसीव करेंगे। यहाँ पर साइटोकिन रिसेप्टर है जो अपने लिगेंड को यानी कि साइटोकिन को रिसीव करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक सीरीज ऑफ इवेंट है, एक नेक्स्ट मेंबर PI3 के, फिर नेक्स्ट मेंबर AKT, ये, और उसके बाद इवेंचुअली ये असर जो है वो किस ना किस तरह से सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए तक पहुंचेगा और वहां पर मौजूद कुछ जीन्स को टर्न ऑन कर देगा, किसी को ब्लॉक कर देगा, किसी को एक्टिवेट कर देगा। ये सारे रिसेप्टर्स सेल्स की कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं दूसरे सेल्स के साथ। किसी सेल में चंद रिसेप्टर होते हैं, दूसरे नहीं होते। ये डिपेंड करता है सेल्स की टाइप और उसकी नेचर के ऊपर कि वो किन फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसेप्टर है, उसको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। ये वाला, ये फास आर है, ये फैस एल लिगेंड लाइगेंड को रिसीव करता है और ये डायरेक्टली सेल्स की एपोप्टोसिस कर सकता है। ये बड़ा डेंजरस किस्म का रिसेप्टर है। जिन सेल्स के ऊपर ये होता है वो कभी भी इस रिस्पॉन्स के ऊपर इमीडिएटली व्हाटएवर दे आर डूइंग, जो भी कर रहे हैं, वो मर सकते हैं। तो सेल साइकिल सॉरी सिग्नलिंग पाथवेज की जुड़ी हुई कहानियां बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। ये अगर आपका एरिया ऑफ रिसर्च है तो आप इंडिविजुअल एक सिग्नलिंग पाथवे को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं और इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये कहानी इसी तरह से प्रोसीड करती है। शुरू रिसेप्टर से होती है और एंड पे जाकर इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो जीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना मकसूद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।